हर हर महादेव दोस्तों। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि संतोष तालाब के पास कुछ जादू टोना करता है नारियल से, और सुबह होते ही सब तैयारी करते हैं अपने अपने घर जाने की। अब आगे एपिसोड 18, मंदिर के दर्शन। तन्वी अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। तन्वी को याद था वो लास्ट दिन था जब वो और रुद्र एक दूसरे से अच्छे से बात किए थे। तन्वी बार बार कह रही थी कि उसका जी घबरा रहा है, मत जाओ रुद्र, मुझे अजीब सा लग रहा है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जाओगे तो फिर जब हम लोग वापस मिलेंगे तो पहले जैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन रुद्र ने कहा, मैं 6 महीने से घर नहीं गया हूँ, माँ मेरा इंतज़ार कर रही है, पापा भी नहीं है, माँ मेरे अलावा माँ का कोई नहीं है, और मैं नहीं जाऊँगा तो माँ बहुत उदास हो जाएगी। तुम समझो तन्वी, तुम्हारे मन का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। पर तन्वी एक ही बात कह रही थी, नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत गलत होने वाला है। तुम जा रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम समझते क्यों नहीं हो। लेकिन रुद्र ने उसकी बात नहीं सुनी और वो चले गया। ये सोचते सोचते तन्वी बैठी हुई थी और उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वहाँ अनन्या आई और उसके आंसू पोंछते हुए कही, तन्वी क्या हुआ तुम्हें। फिर तन्वी अपने ख्यालों से बाहर आती है और कहती है, कुछ भी तो नहीं। फिर अनन्या कहती है, तो छुपा मत, मुझे पता है तू ज़रूर रुद्र की कोई बात याद कर रही होगी। फिर अनन्या कहती है, बता ना तन्वी, मैं तो तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जो तुम लोगों ने इतने सालों का रिश्ता यूँ मिनटों में तोड़ दिया, और अब एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हो, जबकि अभी भी तुम लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हो। तन्वी कहती है, कुछ बातों को खरीदना नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब पता हो कि कुछ नहीं हो सकता तो इस पर जोर लगा के कोई फ़ायदा नहीं। वैसे तुम यहाँ क्यों आई थी। अनन्या कहती है, क्यों, घर नहीं जाना है, चलो नीचे सब इंतज़ार कर रहे हैं। पर अभी क्यों जाना है, हमें तो मतलब हमारी ट्रेन तो लेट से है ना, तो अभी जाके हम क्या करेंगे। नहीं, लता आंटी ने कहा जाते हुए मंदिर के दर्शन कर लेने। तो मंदिर पे कुछ टाइम लगेगा क्योंकि वो पहाड़ियों पे है। याद है वो मंदिर जो छोटा सा दिख रहा था, तो बोल रही थी कि मंदिर के दर्शन करके ही जाने, इसलिए सब अभी ही निकलने के लिए हो रहे हैं। तुम तो तैयार ही हो, इसी ड्रेस में चल लो, तुम्हारा तो पैकिंग भी हो गया है, ठीक है चलो। यह कह के वो दोनों नीचे आ जाते हैं। सब इकट्ठा हो जाते हैं और एक दूसरे से मिलने लगते हैं। सब बड़ों के पाँव छूते हैं और मेघना से बातें करने लगते हैं। तब तक आयशा दरवाज़ा खोलती है और ज़ोर से चीखती है, अपनी आंखें बड़ी करी हुई वहाँ खड़ी रहती है। सब वहाँ आते हैं। क्या हुआ आंटी, आप इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाई, पीयूष ने कहा। तो आयशा कहती है, देखो वो क्या है। सामने गेट के सामने नारियल 2 टुकड़ों में पड़ा हुआ था। संतोष देख के हैरान था, कहीं वो वही नारियल तो नहीं जो मैंने तालाब के पास छोड़ के आया था, पर ये यहाँ कैसे आया। आयशा कहती है, पता नहीं किसने अपना उतारा यहाँ पे छोड़ दिया है, किसने अपनी बुरी बला हमारे घर पर डाल दी है। लता कहती है, हटाओ इसे आयशा, हटवाओ इसे, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। रुद्र और आयुष भी सोचने लगते हैं कि आखिर वो तालाब के पास से वो नारियल यहाँ आया कैसे। बाकी पीयूष, तन्वी, समीर, अनन्या, इन सबको कुछ समझ में नहीं आता है। तो समीर कहता है, आंटी आप इतना क्यों सोच रही हैं, इतना क्यों परेशानी हो रही है, एक नारियल ही तो है। तो आयशा कहती है, तुम नहीं समझ रहे हो बेटा, नारियल से बहुत सारे जादू टोना किए जाते हैं, और ये नारियल तो टूटा हुआ है और इसका ऊपर का ये भी हटाया हुआ है। तुम समझ रहे हो, ऐसे किसी जादू टोना में काम किया जाता है, और ये हमारे घर के सामने रखा हुआ है, इससे हमें हानि हो सकता है। तभी उसके घर का कुत्ता आके भौंकने लगता है। तो पीयूष कहता है, हो सकता है आपका डॉगी उठा के कहीं से ले आया हो। संतोष कहता है, हाँ हो सकता है, चलो छोड़ो, अब तुम लोग बिना मंदिर के दर्शन किए मत जाना, मंदिर के दर्शन करके ही निकलना। लता कहती है। सब कहते हैं ठीक है। पीयूष और आयुष जब गाड़ी में बैठते हैं तो मेघना कहती है, भैया आप दोनों ने तो कहा था आप दोनों नहीं जा रहे हैं। तो पीयूष और आयुष कहते हैं, अरे हम लोग इधर छोड़ने जा रहे हैं, छोड़ के रुद्र के साथ आ जाएंगे। फिर सबको बाय करते हैं और निकल जाते हैं। मंदिर के नीचे वाले रास्ते के पास आके रुद्र अपनी गाड़ी रोक देता है, क्योंकि उसके बाद कच्ची सड़कें थी और पहाड़ी वाला रास्ता था। तो
वो रास्ता देख के पीयूष कहता है, बाप रे, मुझे तो इतना दूर चला हुआ नहीं होगा, तुम लोग जाओ, मैं यहीं बैठ के इंतज़ार करता हूँ। तो समीर कहता है, यहाँ पे देख, जंगल है आसपास, तुझे कोई जानवर उठा के ले जाएगा और जब तू चिल्लाएगा तो कोई सुनेगा भी नहीं। तो पीयूष कहता है, नहीं नहीं, मैं भी चलता हूँ। तो सब साथ में चलते हैं। जैसे ही मंदिर पहुँचते हैं सब खुश हो जाते हैं। मंदिर बहुत ही खूबसूरत था, ग्रेनाइट के पत्थर से बना हुआ था और उस पत्थर पे छोटी छोटी मूर्तियों की नक्काशी की हुई थी। ऊपर में बड़ा सा गुम्बद था और वो बहुत ही सूरज की किरणों से चमक रहा था क्योंकि वो सुनहरे रंग का था। तभी समीर ने देखा कि मंदिर की परछाई तो दिख रही है लेकिन उस गुम्बद की परछाई नहीं दिख रही है। तो वो रुद्र से पूछता है, ये कैसे संभव है कि आधी परछाई दिखे और आधी नहीं? रुद्र कहता है, यही तो चमत्कार है इस मंदिर का। ये मंदिर इसीलिए तो प्रसिद्ध है, इसमें और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं, तुम अंदर चलो तो देखना। फिर सब मंदिर घूमने लगते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है मंदिर में घूम के, मन को शांति मिलती है। पंडित जी प्रसाद बांट रहे थे, सब प्रसाद ले रहे थे, लेकिन आयुष जो है वो गणेश जी की मूर्ति को देख रहा था, जो मंदिर के अंदर घुसते ही दाईं तरफ रखा हुआ था। गणेश जी की मूर्ति के 4 हाथ थे, एक से वो आशीर्वाद दे रहे थे, एक में तलवार था और एक में मोदक रखा हुआ था, लेकिन एक हाथ को लाल कपड़े से बांध पे उस पर रक्षा सूत्र बांधा गया था। तो जब आयुष सबसे अंत में जानबूझकर पंडित जी से प्रसाद लेने जाता है और पूछता है कि क्या आप बता सकते हैं पंडित जी कि गणपति जी के हाथ को ऐसे बांधा क्यों गया है, क्योंकि आज तक मैंने ऐसी मूर्ति नहीं देखी है। तो पंडित जी ने बताया कि देखो बेटा, ये एक राज की बात है, लेकिन इससे संबंधित मैं कुछ छोटी मोटी बातें बता सकता हूँ, जैसे कि ये मेघ के दरवाजे की रक्षा कर रहा है। यही गणेश जी हैं जिसके वजह से वो चुड़ैल उसमें कैद है। बाकी मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, ना मैं जानता हूँ, वो पंडित सुसलाचार्य जी ने ही ये सब किया है, अब वही बता सकते हैं। और मैंने भी एक बार जानने की इच्छा प्रकट की थी, पर उन्होंने कहा ये राज की बात है, अगर मैं आपको बता दूँगा तो राज नहीं रहेगा। फिर आयुष कुछ नहीं कहता और वो प्रसाद लेके चले आता है। सब का मंदिर में घूमना हो गया। फिर समीर कहता है, चलो हम लोग सब साथ में फ़ोटो ले लेते हैं। फिर सब फ़ोटो लेने लगते हैं। मंदिर ऊंची पहाड़ी पे था और वहाँ से पूरा गांव छोटा छोटा दिख रहा था। उन्हें वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। वो कह रहे थे कि चलो, हम लोगों ने अच्छा किया मंदिर आके, ये मंदिर सच में बहुत खूबसूरत है, अब हम लोग चलते हैं। फिर सब जाने लगते हैं। इधर माखनलाल कुर्सी पर सो रहा था और अजय आता है और उसे बहुत जोर का डांट लगाता है, माखनलाल तुम जब देखो सोए रहते हो। माखनलाल अपनी टोपी संभालते हुए कहता है, जय हिंद साहब, जय हिंद। अजय कहता है, जय हिंद, लेकिन तुम हमेशा सोए हुए क्यों रहते हो? ड्यूटी के टाइम पे तुम सोते रहते हो, तुम्हें सोने के पैसे मिलते हैं क्या? साहब, आपने इतनी सुबह सुबह बुला लिया, अभी मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन आज इतनी सुबह और जल्दी क्यों बुलाया है? फिर अजय ने कहा, गौरी की तस्वीर मिल गई है, तन्वी ने बनाई है और लता आंटी ने कहा है कि यही गौरी है, तो जल्दी से काम पे लग जाओ। इससे हर पुलिस स्टेशन में इस फ़ोटो को भेजो और साथ में भिखारी के भी फ़ोटो को भेजो। हो सकता है किसी क्राइम रिकॉर्ड में भिखारी का हाथ हो और हमें कुछ पता चल जाए। और गौरी की तस्वीर लेके निकलो, सारे बस स्टैंड पे जहाँ जहाँ वो गुड़िया बेचने जाती थी, किसी ने देखा होगा, पूछो। मैं सारे रेलवे स्टेशन पे जाता हूँ, आसपास के सारे रेलवे स्टेशन पे जाता हूँ, तुम बस स्टैंड पे जाओ और बाकी के सिपाहियों को कहो कि पुलिस स्टेशन का ध्यान रखना। जी जी साहब जी, जैसा आप बोले। यह कह के माखनलाल अजय से फ़ोटो लेकर बस स्टैंड के लिए निकल जाता है और अजय कुछ ही देर में रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाता है और रुद्र और उसके दोस्त भी निकल जाते हैं रेलवे स्टेशन के लिए। फिर वो लोग रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं और रुद्र कहता है, तुम सब चलो, मैं जीप को पार्किंग में लगा के और प्लेटफॉर्म टिकट लेके आता हूँ। ठीक है कहकर सब चले जाते हैं। रुद्र जीप को पार्किंग में लगा के जब स्टेशन पे जाता है तो देखता है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे कोई नहीं है। वो उन्हें ढूंढता है पर कोई नहीं मिलता। कोई झालमुड़ी बेच रहा है, कोई चना गरम बेच रहा है, बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। रुद्र साइड में जाके आयुष को कॉल करता है क्योंकि वहाँ तो स्टेशन पे सुनाई नहीं देता। तो आयुष कहता है, हाँ हम तो यहीं हैं,
रुद्र कहता है यहीं कहाँ, कौन से प्लेटफॉर्म पे? तो आयुष बताता है हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हैं। रुद्र कहता है वहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने टिकट पे नहीं देखा? प्लेटफॉर्म नंबर 1 लिखा है। तुम लोग बोर्ड चेक नहीं कर सकते थे? प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे क्यों चले गए? तो आयुष कहता है क्योंकि इस मोटे पीयूष ने कहा था। ओहो, उसे खाने के अलावा कुछ नहीं आता है। रुद्र गुस्से में कहता है चलो जल्दी आओ, 10-15 मिनट में उन लोगों की ट्रेन है, छूट जाएगी। ठीक है तू रख फ़ोन, हम आते हैं। रुद्र वहीं बेंच पे बैठ जाता है और सोचने लगता है उसी दिन की बात जिस दिन तन्वी उसे मना कर रही थी कि मत जाओ रुद्र, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं मान रहा। रुद्र सोच रहा था काश उस दिन मैं रुक जाता तो आज मेरी तन्वी से शादी हो चुकी होती, ना कि मैं उस गौरी को ढूंढ रहा होता जिसे मैं जानता तक नहीं हूँ। काश मैं उस दिन तन्वी की बात मान ली होती तो आज हम लोग साथ में रहते हैं। रुद्र ख्यालों में खो जाता है। तन्वी उसे स्टेशन छोड़ने आई थी और वो जिद कर रही थी कि मत जाओ रुद्र, मैं अभी भी कह रही हूँ मत जाओ, लेकिन रुद्र नहीं मान रहा था। फिर तन्वी और जिद करने लगती कि मुझे भी ले चलो, लेकिन रुद्र ये भी बात नहीं मान रहा था। फिर तन्वी उससे वादा लेती है कि तुम वादा करो, तुम जल्द आओगे, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आओगे और मुझे अपनी माँ से मिलाओगे। रुद्र कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम लोगों का लास्ट एग्ज़ाम है इस मंथ में, और इस मंथ का एग्ज़ाम देने के बाद हम दोनों को जॉब लग जाएगी, फिर हम दोनों सेटल हो जाएंगे और मैं तुम्हें माँ से मिलवा दूँगा। तन्वी कहती है वो सब मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम मुझसे वादा करो कि इस बार तुम जब आओगे तो मुझे, इसके बाद जो तुम जाओगे गाँव तो मुझे भी ले जाओगे और मुझे माँ से मिलवाओगे। रुद्र तन्वी से वादा करता है और रुद्र अभी अपने ख्यालों में खोया ही था कि तभी आयुष आता है और उसे कहता है मैं तुझे कितना फ़ोन कर रहा हूँ तो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। रुद्र के हाथ में ही फ़ोन थी, तभी भी आयुष उसे फ़ोन कर रहा था और उसके हाथ में रिंग हो रही थी, लेकिन रुद्र अपने ख्यालों में खोया हुआ था। आयुष देखता है रुद्र चुपचाप गुमसुम सा बैठा हुआ है। आयुष कॉल कट कर देता है। आयुष ने रुद्र को ढूंढने के लिए फ़ोन लगाया था और उसके रिंगटोन की आवाज़ से वो रुद्र को ढूंढ लेता है, लेकिन रुद्र तो फ़ोन उठाने का नाम ही नहीं लेता, वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। फिर आयुष उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसे कहता है रुद्र तो ठीक तो है? रुद्र कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। रुद्र ने अपनी दोनों उंगलियों को सटा के रखा था, जैसे तन्वी और रुद्र एक दूसरे से वादा करते थे उस तरह से। तन्वी उसकी उंगली को देख लेती है और तन्वी सोचती है कि रुद्र भी वही बात सोच रहा है जो मैं सोच रही थी। उसने वैसे ही वादा किया है जैसे मैं और रुद्र एक दूसरे से करते थे। तभी आयुष रुद्र से कहता है देख रुद्र, अभी भी देर नहीं हुई है, तन्वी यहीं पे है, तेरे मन में जो बात है तू कर ले। तू जब देखो तन्वी के बारे में सोचता रहता है और हमें बोलता है कि कुछ नहीं। आज तेरे पास मौका है, तू बात कर ले, अगर आज वो चली गई तो फिर कभी नहीं आएगी। रुद्र कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, कोई चीज़ नसीब में लिखी हुई नहीं रहती है। आयुष फिर पूछता है मैं तो तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ यार, तुम मुझे क्यों नहीं बता रहा? रुद्र कहता है नहीं यार, कोई फ़ायदा नहीं है, तो बात को समझ। तब तक में उन लोगों की ट्रेन आ जाती है और समीर जैसे ही बैग लेके घुस अंदर जाता है तभी उसका हाथ पीछे से कोई पकड़ लेता है और कहता है तुम लोग कहीं नहीं जा सकते हो। कौन है जो इन लोगों को रोक रहा है और क्यों रोक रहा है, और ये लोग कहीं क्यों नहीं जा सकते हैं? और रुद्र और तन्वी के बीच ऐसा हुआ क्या है? और वो नारियल उस गेट पे लाके किसने रखा? गणेश जी के हाथ को क्यों बांधा गया है? जानने के लिए सुनते रहिए मेघ एक श्राप। आशा करती हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आ रही होगी। प्लीज़, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, कहानी याद करती हूँ, सोचती हूँ, समझती हूँ कि आप लोगों को कैसे अच्छा लगेगा, पर आप लोग तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ही नहीं करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।